मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीए भाग 1 राजनीति विज्ञान प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में अध्ययन करेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आधुनिक भारत के ऐसे प्रतिभाशाली राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने भारत के आज़ादी के आंदोलन और समाजवादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने गांधीवादी विचारों को अपनाते हुए एशिया की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समाजवाद की एक नई व्याख्या और नया कार्यक्रम प्रस्तुत किया। भारत के समाजवादी आंदोलन की प्रगति में उनका उल्लेखनीय योगदान था। उन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1953 में एशियाई समाजवादी आंदोलन सम्मेलन संपन्न हुआ। 1952 में वे कांग्रेस समाजवादी दल के अध्यक्ष के रूप में इस बात का समर्थन उन्होंने किया कि समाजवादी चिंतन में गांधीवादी विचारों को और अधिक अंश में सम्मिलित किया जाए। दिसंबर 1955 में भारतीय समाजवादी दल की स्थापना हुई और लोहिया उसके पहले अध्यक्ष बने। लोहिया ने भारत की विदेश नीति की खुलकर आलोचना की थी। उन्हें पंडित नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति में विश्वास नहीं था। उनका कहना था कि भारत को विदेशों में पक्के मित्रों की खोज करना चाहिए। आगे चलकर लोहिया हिंदी के महान समर्थक बन गए। वे चाहते थे कि हिंदी को अंग्रेजी के स्थान पर शीघ्र ही भारत की सहकारी भाषा बना दिया जाए। उनका कहना था कि भारत में लोकतंत्र तब तक वास्तविक नहीं बन सकता जब तक कि लोक प्रशासन अंग्रेजी के माध्यम से चलाया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी बहुसंख्यक जनता के लिए एक गुप्त रहस्य है। अब जो राम मनोहर लोहिया की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है व्हील ऑफ हिस्ट्री, उसमें उन्होंने एक अवधारणा प्रस्तुत की है। वह अवधारणा है इतिहास चक्र की संकल्पना। इतिहास चक्र की संकल्पना यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको हम नोट करेंगे। लोहिया ने अपनी महत्वपूर्ण रचना या कृति व्हील ऑफ हिस्ट्री जो 1955 में प्रकाशित हुई थी के अंतर्गत यह विचार प्रस्तुत किया कि इतिहास तो चक्र की गति में आगे बढ़ता है। इस व्याख्या के अंतर्गत उन्होंने चेतना की भूमिका को मान्यता देते हुए द्वंद्वात्मक या डायलेक्टिक मेथड को एक नई दिशा में विकसित किया जो हेगेल और मार्क्स दोनों की व्याख्याओं से भिन्न थी। लोहिया के अनुसार जाति और वर्ग ऐतिहासिक गति विज्ञान की दो मुख्य शक्तियां हैं। इन दोनों के बीच लगातार खींचतान चलती रहती है और इनके टकराव से इतिहास आगे बढ़ता है। जाति रूढ़िवादी शक्ति का प्रतीक है जो जड़ता को बढ़ावा देती है और समाज को बंधी बंधाई लीक पर चलने को विवश करती है। दूसरी ओर वर्ग गत्यात्मक या गतिशील शक्ति का प्रतीक है जो सामाजिक गतिशीलन को बढ़ावा देती है। जाति एक सुगढ़ या सुडौल ढांचा है। वर्ग एक शिथिल या ढीला ढाला संगठन है। आज तक का सारा मानव इतिहास जातियों और वर्गों के निर्माण और विलय की कहानी है। जातियां शिथिल होकर वर्गों में बदल जाती है। वर्ग सुगठित होकर जातियों का रूप धारण कर लेते हैं। लोहिया के अनुसार
भारत के इतिहास में दासता का एक लंबा दौर जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम का परिणाम था, क्योंकि वह भारतीय जनजीवन को सदियों तक भीतर से कमजोर करती रही। इस जाति प्रथा के विरुद्ध अनथक संघर्ष करने वाले को ही सच्चा क्रांतिकारी मानना चाहिए। इस दृष्टि से बहुत सारे ऋषि मुनि, साधु संत और समाज सुधारक सच्चे क्रांतिकारी थे। लोहिया ने जो अपना विचारधारा दी, उनकी विचारधारा समाजवाद का एशियाई संदर्भ में था। लोहिया ने एशिया के समाजवादियों को यह संदेश दिया कि उन्हें अपनी नीतियां इस महाद्वीप की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विकसित करनी चाहिए। यहाँ की सभ्यता सदियों पुराने निरंकुश तंत्र और सामंतवाद में से उभरकर सामने आई है। एशिया की राजनीति कठोर धार्मिक रूढ़ियों और राजनीतिक प्रथाओं का मिश्रण है, जो संकीर्ण मनोवृत्ति और संप्रदायवाद को जन्म देती है। लोकतांत्रिक राजनीति की किसी स्थिर परंपरा के अभाव में बहुधा आतंक और हत्याएं राजनीति का हिस्सा बन जाती हैं। डॉक्टर लोहिया के अनुसार आधुनिक युग में अधिकारी तंत्र या नौकरशाही और तकनीक तंत्र के विकास से एक नया वर्ग अस्तित्व में आ गया है, जिससे यहाँ की राजनीति और भी उलझ गई है। इसका परिणाम है ऐसे नेतृत्व का उदय जो कोरा शब्दाडंबर रचाकर और जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करके अपने कुर्सी पर टिका रहता है। एशिया के समाजवादियों को इन सब बुराइयों से जूझना होगा। उन्हें अपने लिए ऐसा मौलिक एवं विस्तृत समाज दर्शन विकसित करना होगा जो एशियाई समाज और राजनीति की विशेष परिस्थितियों से जुड़ी हुई व्याधियों का प्रतिकार कर सके। अब हम डॉक्टर लोहिया के राज्य का संगठन कैसा होना चाहिए, इस संबंध में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है चौखंबा राज्य की या 4 पिलर स्टेट की। डॉक्टर लोहिया ने अपनी चर्चित जो पुस्तक है या कृति है एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, जो 1952 में प्रकाशित हुई थी, के अंतर्गत लोहिया ने यह तर्क दिया कि समाज की संरचना में 4 परतें या लेयर पाई जाती हैं, 4 स्तर पाई जाती हैं। ये स्तर गांव, मंडल या जिला, प्रांत और राष्ट्र हैं। यदि राज्य का संगठन इन चारों स्तरों या परतों के अनुरूप किया जाए तो वह समुदाय का सच्चा प्रतिनिधि बन जाएगा। अतः राज्य में 4 स्तंभों का निर्माण करना होगा। इस व्यवस्था को लोहिया ने चौखंबा राज्य या 4 पिलर स्टेट की संज्ञा दी है। जैसे 4 स्तंभ या खंभे अपना पृथक अस्तित्व रखते हुए भी एक छत को संभालते हैं, वैसे ही यह व्यवस्था केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की परस्पर विरोधी अवधारणाओं में सामंजस्य स्थापित करेंगे। इस तरह प्रशासन के 4 स्वायत्त अंग स्थापित किए जाएंगे: गांव, मंडल, प्रांत और केंद्रीय सरकार, जो कार्यात्मक संघवाद के अंतर्गत आपस में जुड़े होंगे। प्रचलित व्यवस्था में जिलाधीश का पद समाप्त कर देना होगा, क्योंकि वह प्रशासनिक शक्ति के जमाव का या केंद्रीकरण का प्रतीक है। पुलिस और कल्याणकारी गांव और नगर की पंचायतों को संभालने होंगे। ग्राम प्रशासन छोटी छोटी मशीनों पर आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा, जो सहकारी संस्थाओं के रूप में संगठित होंगे। इससे आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण और बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर किया जा सकेगा। लोहिया ने इस प्रस्तावित व्यवस्था को विश्व स्तर तक लागू करने का सुझाव दिया है, जो विश्व संसद और विश्व सरकार के रूप में अपने तर्कसंगत परिणाम पर पहुंचेगी। लोहिया विकेंद्रीकृत
समाजवाद के समर्थक थे। इसका अर्थ है छोटी मशीनें, सहकारी श्रम तथा ग्राम शासन। पूंजी के संचय तथा बढ़ती हुई बेकारी को या बेरोजगारी को रोकने के लिए लोहिया ने छोटी मशीनों पर आधारित उद्योगों का समर्थन किया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में लोहिया कहने लगे थे कि परंपरावादी तथा संगठित समाजवाद एक मरा हुआ सिद्धांत तथा मरणशील व्यवस्था है। इसलिए उन्होंने नवीन समाजवाद का नारा लगाया। इस नवीन समाजवाद के लिए उन्होंने 6 सूत्री योजना का निरूपण किया। आय तथा व्यय के क्षेत्र में अधिकतम समानता के स्तर को उपलब्ध कराना अत्यावश्यक है। इसके लिए राष्ट्रीयकरण एक महत्वपूर्ण साधन है, किंतु वह एकमात्र साधन नहीं है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि लोहिया ने प्रचलित आर्थिक प्रणालियों का विश्लेषण करते हुए यह संकेत किया है कि विश्व की 2/3 आबादी के लिए पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों प्रणालियां अनुपयुक्त हैं। इन दोनों प्रणालियों के अंतर्गत बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग और बड़े पैमानों पर उत्पादन होता है, जो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्रीकरण को जन्म देता है। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता दब जाती है। एशियाई देशों की श्रम शक्ति के पूर्ण उपयोग के लिए छोटी छोटी मशीनों के प्रयोग और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है। इस तरह लोहिया ने आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण के लिए गांधीवादी ढंग के संगठन का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने लोकतंत्रीय व्यवस्था और राजनीतिक स्वतंत्रताओं जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता और जीवन के अंतरंग क्षेत्र प्राइवेट स्फीयर या निजी क्षेत्र की सुरक्षा पर विशेष बल दिया है। भारत में लोकतंत्रीय समाजवाद को बढ़ावा देने में लोहिया के समाजवादी चिंतन का विशेष स्थान है। धन्यवाद।